You are watching Delhi News. लेकिन जिस प्रकार की एक्टिविटी पिछले कुछ महीनों में चली है उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व पर खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बिखर गई। कहीं न कहीं शरद पवार जी दोनों नाव पे पैर रख करके खड़े हैं। कहीं न कहीं सुप्रिया सुले भी ये चाह रही हैं कि बहुत हुआ इंडिया अघाड़ी, अब चला जाए एनडीए अघाड़ी के पास। सर, आपने कहा कि 5 लोग उबाटा के भी हमारे संपर्क में थे। कल जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, उस चुनाव में बड़े पैमाने पर विपक्ष के सांसदों का वोट टूटा, यानी विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। हमारे पास 436 स्ट्रेंथ थी, संख्या थी, लेकिन कुल वोट जो हमें मिले 452 वोट मिले, मतलब 16 वोट अतिरिक्त मिले। इन 16 वोटों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 वोट तो उबाठा के सांसदों के हैं, क्योंकि ये 5 सांसद हमारे संपर्क में थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और ये सब जो वोट रद्द हुए उसके अतिरिक्त बात हो रही है, जो एब्सटेन रहे हैं उसके अतिरिक्त बात हो रही है। उबाठा के 5, उद्धव ठाकरे जी के 5 सांसद सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। उनका मैं स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी के वोट तोड़ने में लगे थे, हमारे शिवसेना के सांसदों को तोड़ने में लगे थे और सुबह से दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये चुनाव बीजेपी हार जाएगी और उनका उम्मीदवार जीत जाएगा, उनका उपराष्ट्रपति होगा, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा उनके ही सांसदों ने मारा है। कल शाम के नतीजे से यह स्पष्ट होता है। तो अगर बात करी शिवसेना के क्रॉस वोटिंग की हुई थी, 2-3 महीने पहले चर्चा थी बड़ी जोरों पर ऑपरेशन टाइगर की। तो क्या माना जाए कि ऑपरेशन टाइगर जिस दिशा में काम कर रहा था उसमें से 5 लोग अब का मन बन चुका है, उस दिशा में अभी भी काम जारी है? मुझे नहीं मालूम ऑपरेशन टाइगर क्या है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके सांसदों में अभी भी प्रचंड नाराजगी है। आज भी उद्धव ठाकरे जी का कामकाज करने का रवैया सुधरा नहीं है और संजय राउत जिस प्रकार से अहंकार से और बदतमीजी से अपने सांसदों के साथ, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डील करते हैं, उससे निश्चित तौर पर उनके सांसदों में असंतोष है, रोष है। और यही वजह है कि हम उनको नहीं लाना चाहते, वो खुद हमारी तरफ आना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी संपर्क में हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में तो हैं ही। अब जब सही समय आएगा निश्चित तौर पर ये सांसद हमारे साथ आ जाएंगे। संजय राउत जिस प्रकार से विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या उस तरह से उबाटा प्रमुख को भी आप दोषी मानते हैं? अगर संजय राउत देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और संजय राउत देश विरोधी बयान जारी कर रहे हैं और सरेआम बयान जारी कर रहे हैं, अगर संजय राउत चाहते हैं कि नेपाल जैसी हिंसा हिंदुस्तान में भी भड़कनी चाहिए, नेपाल की तरह हिंदुस्तान के भी संसद को जलाना चाहिए, राष्ट्रपति भवन को जलाना चाहिए, केंद्रीय सचिवालय को जला देना चाहिए, अगर संजय राउत को लगता है कि नेपाल की तरह हमारे मंत्रियों को सरेआम पीटा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह एक देशद्रोह का मामला है। और अगर उद्धव ठाकरे चुप है और संजय राउत के बयानों के खिलाफ खड़े नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के इस देशद्रोही मंसूबे के साथ खड़े हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। सर, आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि संजय राउत अगर पीछे नहीं होते तो आप जाके कंप्लेन करेंगे या मुंबई पुलिस सो मोटो एक्शन ले सकती है? मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ ऑलरेडी बात की है और मैंने निवेदन किया है कि मुंबई पुलिस को इस विषय पे सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि संजय राउत का बयान सरासर देशद्रोह है और देश विरोधी बयान है, संविधान की आत्मा के खिलाफ। अगर मुंबई पुलिस आने वाले 24 घंटे में सुओ मोटो केस नहीं लेती या फिर संजय राउत अपने बयान वापस नहीं लेते, तो मेरे पास एक विकल्प खुला है, लोकल पुलिस स्टेशन में कल जाकर के संजय राउत के खिलाफ अधिकृत तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी। सर, जिस तरह से ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को टैग करना, प्रधानमंत्री को टैग करना, ये पूरा मामला इंटरनेशनली उजागर सामने आता है, लोगों को इस तरह से ट्वीट करके देश क्या कहें?
बार बार अपने तीनों ट्वीट में बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करना संजय राउत की तरफ से, उसके बाद नेपाल के वित्त मंत्री को जो दौड़ा दौड़ा के मारा गया उस वीडियो को टैग करके लेकर के उस वीडियो को लेकर के भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करना, और नेपाल में जो हिंसक घटनाएं घट रही है उसका वीडियो टैग करके बार बार ये कहना कि किसी भी देश में ये हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह संजय राउत के अंदर और इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं जो बार बार संविधान की शपथ लेते हैं या संविधान की शपथ लेने का ढोंग करते हैं, उनके अंदर की एक सुप्त भावना प्रदर्शित होती है। इससे ऐसा दिखता है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग भारत में हिंसक आंदोलन करने के पक्षधर हैं, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान के लोगों में जो विश्वास है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में जो पॉपुलैरिटी रेटिंग का सर्वे आया है उसमें पिछले सर्वे से ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 60% के आसपास उनको रेटिंग मिली है। तो ये सब देख करके उनके अंदर एक कुंठा और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनका जो नया मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ इतना है कि अब हिंसा भड़काया जाए। लेकिन याद रखें, वो हिंसा भड़का नहीं सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सभ्य देश है, भारत इस प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करता। भारत में जो लोग इस प्रकार की हिंसा में विश्वास करते थे उनको धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया। अगले साल तक इस देश में नक्सलिज्म नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं उन सबको अंदर डाल दिया गया है। हाँ, जिनको इस देश में संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है, वो सामने आए और कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर अपनी बातें रख करके लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और सरकार में आ सकते हैं। लेकिन हिंसा भड़का के सरकार में आने की कोई कोशिश करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सर, जब टैरिफ लगाया गया उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, और जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रधानमंत्री से बात करके और इसको इसमें क्या निकाला जाए। सडन शिफ्ट नजर आ रहा है फिर से बयान में कि एक बार ट्रंप का फिर से मूड बदला नजर आ रहा है। ट्वीट देखिए उनके पोस्ट पर तो लगता है कि वो कह रहे हैं भारत बदल गए, पुराने दोस्त हैं और हम फिर से मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे। सुर बदले बदले नजर आए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। अमेरिका पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये सब हम जानते हैं, समझते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इतने ताकतवर स्थिति में होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से अलग अलग देशों को धमकाते हैं, हड़काते हैं, या फिर जिसका कोई आधार नहीं, इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, वो अमेरिका को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। पिछले दिनों संघाई कॉरपोरेशन की जो मीटिंग थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री चीन गए थे, पहले जापान के, उसके बाद चीन गए, और वहां पे रूस और चीन और भारत के तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक बहुत अच्छी मीटिंग। ग्लोबल साउथ एक हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया ने देखी। और ये देखने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान के ऊपर अनावश्यक रूप से 50% टैरिफ लगा करके अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे थे, उनको अचानक एहसास हुआ कि आज भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भारत की जरूरत है। जो टैरिफ लगाए गए उससे अंततः अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था उस पर बुरा असर पड़ेगा, वहां महंगाई बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं फार्मास्यूटिकल की बात कह सकता हूं। जो दवाएं अमेरिका को चाहिए उसका लगभग 80% दवाएं भारत देता है। अब उन दवाओं के इंपोर्ट पर अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है। अगर आपने 50% टैरिफ लगा दिया तो दवाएं महंगी होगी, उसका खामियाजा वहां के लोग भोगेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो प्रारंभ में जो बयान दिया था, उस बयान के बाद उनको शायद एहसास हो गया कि गलत बयान था
और अब वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से बैठूंगा, मेरे दोस्त हैं, भारत मेरा दोस्त है, मेरा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एलाई है। और ये बात सही भी है, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऐसा बयान आता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिले और 50% टैरिफ का जो झंझट है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जो तान पड़ा है, जो दबाव आया है वो कम हो और वहां के अमेरिका के जो उपभोक्ता है उनको भी सस्ती चीजें भारत से मिले। सर, संजय राउत जो है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी करे कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए थोड़ी कमजोर जरूर दिखी है, क्योंकि जो बीजेडी का उनको समर्थन संसद में मिलता था, खासतौर पर राज्यसभा में संसद में मिलता था, अकाली दल उनकी पुरानी जो साथी थी, केसीआर जो है जो तेलंगाना के है, उनका जो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता था, वो लोगों ने बाइकआउट किया और इस वोटिंग में जो है हिस्सा नहीं लिया। संजय राउत का अपना घर खुद उजड़ चुका है। संजय राउत के अपने कुनबे में भयंकर तबाही और बर्बादी आई पड़ी है और ऐसे में एनडीए के कुनबे की चिंता करना वो बंद करना है। बीजेडी हर चुनाव में अपनी अलग भूमिका लेती रही है, कई विषयों पे वो एनडीए के साथ भी खड़ी रही है, कई विषयों पे एब्सटेन भी की, लेकिन बीजेडी कभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। बीआरएस भी पार्लियामेंट के अंदर कई विषयों पे एनडीए के साथ होती है या फिर एब्सटेंट करती है, लेकिन इनका हिस्सा कभी नहीं बनती। तो ऐसे में एनडीए की ताकत कमजोर हुई है, यह झूठा प्रचार करने के बजाय आपका पूरा कुनबा उजड़ चुका है, आपके अपने सांसद आपको लात मार के निकल चुके हैं। जरा इसकी चिंता करिए, वरना जो कुछ बचा कुचा है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भी हो ही गया भाई, और एक दो बार हर क्वेश्चन 2 बार पूछा है, गलत नहीं करता, इसी बहाने उसको लगता है कि शायद कुछ नई चीज आ जाए। उनके कैमरा में लगा है, इसके लिए दोबारा नमस्ते। संजय राउत और सुप्रिया सुले का पुणे में हाँ सब जगह चल रहा है, ये इशू आया तो भाई